जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम सर। सर क्या हाल चाल है? ठीक है, आप लोग खैरियत है? अच्छा, लिंक मैंने भेजा था वो आप लोगों ने खोल लिया? यस सर। अच्छा, ये हमारा जो सब्जेक्ट है ना बेटा, ये लीगल सिस्टम है। तो लीगल सिस्टम में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। तो जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के अंदर जुडिशियल सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। तो इस सिलसिले में हम कुछ केसेस को बेटा सबसे पहले जो है उनको डिस्कस करेंगे, जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर लैंडमार्क डिसीजंस हैं, जिनकी वजह से हालात जो हैं वो चेंज हुए हैं। तो सबसे पहले जो केस हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर वो है 200 केस। 200। ये अब मैं जो बात करूंगा अब आपने ध्यान से सुनना है। तो जहां पर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आपने मेरे से ना पूछ लेनी है, ताकि आपको उस केस लॉ की पूरी समझ आए, फिर हम इसको पढ़ेंगे। 200 जो था ना वो बलूचिस्तान का रिहायशी था। तो उसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लग गया। तो उसको लोकल जिरगा जो था उसने उसको सजाए मौत की सजा दे दी। उस सजा के अगेंस्ट उसने हाई कोर्ट में अपील की कि मुझे जिरगे के मुताबिक क्यों सजा दी जा रही है, जिरगा मुझे क्यों सजा दे रहा है। मैं तो पाकिस्तानी शहरी हूँ और मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ट्रीट किया जाए, जो आर्टिकल 5 और 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 के मुताबिक मुझे डील किया जाए, और मुझे जिरगे के फैसले के मुताबिक सजाए मौत ना दी जाए। तो हाई कोर्ट ने जो था वो कहा बिल्कुल ठीक है, आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तानी शहरी हैं, तो आपको तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही डील करना चाहिए। तो उन्होंने वो जिरगे का फैसला जो था ना वो कलअदम कर दिया, उसको नल एंड वाइट कर दिया। लेकिन जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो जिरगे का फैसला है वो बिल्कुल ठीक है और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आपके साथ डील नहीं किया जा सकता। अब उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जो 1956 का कानून था वो 1958 का ये केस है। जिस टाइम ये केस हुआ उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थे सिकंदर मिर्जा साहब, उन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया था, और सदर अयूब जो है वो मुल्क का प्रेसिडेंट बन गए थे, और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो ख़त्म करती थी। और जब मुल्क में मार्शल लॉ आता है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन उधर कायम नहीं रहता। तो अगर तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसला करती 200 का और कहती जैसे हाई कोर्ट ने किया, जैसे हाई कोर्ट ने किया, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन तो अपनी जगह पर रहता। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह पर रहता तो फिर सदर अयूब जो कि मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनकी जगह जो थी वो मुल्की सियासत में नहीं बन सकती थी। तो ये एक इनडायरेक्ट केस था जिसने सदर अयूब का जो मार्शल लॉ था उसको वैलिडेट किया। जी, समझ आइए आपको बात? जी बेटा, समझ आइए आपको? जी सर, आ जी गई। सर। जी, अब इसको फिर हम स्टार्ट करें। 200 केस। यस सर। जी बेटा, जी आज शुरू करें। Doso versus Federation of Pakistan was the first constitutional case after the promulgation of Constitution of Pakistan of 1956 and an important case in Pakistan's political history.
The case caught prominence as it indirectly questioned the first martial law imposed by President Iskandar Mirza in 1958. बस इधर रुक जाइए, ये देख लिया आपने, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा इसमें चैलेंज हुआ, 1956, और इनडायरेक्टली क्वेश्चन द फर्स्ट। समझ आ गई है कि कैसे क्वेश्चन किया इन्होंने? इनडायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टली तो वो क्वेश्चन नहीं हुआ, इनडायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो हुआ। और उसकी वजह क्या थी? क्योंकि अब मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन था या नहीं था? अगर तो वो कॉन्स्टिट्यूशन होता तो फिर सिचुएशन डिफरेंट थी। अब कोर्ट कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। इसका फैसला कब आया? 1958 में, ऑलमोस्ट 62 ईयर्स अगो। ये साइटेशन है इसकी। डिसीजन जो था हाई कोर्ट का वो रिवर्स हो गया, मार्शल लॉ वाज लेजिटिमाइज्ड। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर मार्शल लॉ लेजिटिमाइज नहीं हो सकता। इसके अंदर जजेस कौन से बैठे हुए थे? मोहम्मद मुनीर, मोहम्मद शहाबुद्दीन और अमीरुद्दीन अहमद, ये तीनों एक साइड पर थे। और एल्विन रॉबर्ट कॉर्नीलियस जो थे वो वाहिद क्रिश्चियन जज थे जिन्होंने अख्तलाफी नोट लिखा था। लॉ कौन सा अप्लाई हुआ इसके अंदर? डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का लॉ अप्लाई हुआ, और लॉज कॉन्टिन्यूस ऑर्डर 1958। उस टाइम वजीर आजम मोहम्मद अली थे जिनको फारग किया गया। अब ये केस के जो फैक्ट्स हैं वो जरा डिस्कस कर लें। Doso was the tribal person from district Loralai in Balochistan, then under provincially administered tribal areas, who committed a murder and got arrested by tribal authorities and handed over to Loya Jirga, which convicted him under Frontier Crimes Regulation (FCR). Relatives of Doso challenged the decision in Lahore High Court, then the West Pakistan High Court, which ruled in favor of Doso. Federal government went on to Supreme Court of Pakistan, which reversed the High Court's decision by referring to the Hens-Kelson's theory of legal positivism, famously the doctrine of necessity. ठीक हो गया बेटा कि 200 जो था वो एक कबायली बंदा था, कबायली पर्सन था, ट्राइबल पर्सन था फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लोराला इन बलोचिस्तान, जो प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया था। उसने मर्डर किया एक, और उसको जो लोकल अथॉरिटीज़ थी उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया और लोया जिरगा के सामने उसको पेश किया। और लोया जिरगा ने उसको फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन, इस कानून को इन्होंने आगे 200 ने चैलेंज किया, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो उसके खिलाफ उसको सजाए मौत हुई फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन के तहत, सेक्शन 11। और ये जब ये लाहौर हाई कोर्ट में, जब वेस्ट पाकिस्तान को हाई कोर्ट थी, उन्होंने 200 के हक में फैसला किया। उन्होंने बिल्कुल कहा कि ये फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन के तहत 200 को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। 200 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 के तहत उसके साथ जो है वो डील करना चाहिए। लेकिन जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके डिसीजन को जो है वो रिवर्स कर दिया, और कैल्सन थेरी जो कि नज़रिया ज़रूरत है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है, जो पाकिस्तान में फिर आने वाले ज़ियाउल हक साहब ने जो लगाया और उसे बाद में मुशर्रफ ने जो लगाया, उन सब की ये बुनियाद बना नज़रिया ज़रूरत। जी, केस फैक्ट्स क्या हैं? He was charged for murder against the Section 11 of the FCR 1901 and was convicted for it by Loya Jirga. Doso's relatives challenged the decision of Loya Jirga in Lahore High Court. The High Court considered the case. नीचे से नेक्स्ट पॉइंट है ना, केस फैक्ट्स। सर ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस फेडरल गवर्नमेंट ही क्यों लेके गई है? क्योंकि ये मर्डर का केस होता है ना, मर्डर के तो स्टेट के नाम पे रजिस्टर होता है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना स्टेट का ही काम होता है ना बेटा। केस फैक्ट्स, नेक्स्ट पॉइंट। सर केस फैक्ट्स यहाँ से डोसो a resident of tribal district Loralai से। जी बेटा। Doso, a resident of tribal district Loralai, committed a murder and got arrested by the Levi's forces, which handed him over to the tribal authorities, where he was tried by Loya Jirga. He was charged for murder under the Section 11 of the FCR 1901 and was convicted for it by Loya Jirga. Doso's relatives challenged the decision of Loya Jirga in Lahore High Court. The High Court considered the case according to the 1956 Constitution of Pakistan and ruled in favor of Doso. The High Court declared that FCR is against the Constitution and Doso is entitled to equality before law under Article 5 and 7 of the Constitution. Loya Jirga's decision was declared null and void.
Federal Government of Pakistan filed an appeal in Supreme Court of Pakistan against the verdict of High Court. क्लियर हो गया बेटा कि उसने जब वो कत्ल किया तो लेविस फोर्सेस, ये पैरामिलिट्री फोर्स थी उस टाइम पर, उसने उसको गिरफ्तार कर लिया और सेक्शन 11 ऑफ द एफसीए 19 यहाँ पे ये था कि ये जो सेक्शन एफसीए जो है 19 ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो लाहौर के बिल के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो दोनों को मिलनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो सिचुएशन है वो ऑलरेडी रिवर्स। हाई कोर्ट में कैसे हुआ फैसला, जब आप पढ़ें हाई कोर्ट क्या कहती है। Relatives of Dosso filed a petition against his conviction by Loya Jirka in West Pakistan High Court, Lahore High Court, that he is the citizen of Pakistan, and being a citizen of Pakistan, he must be tried according to the Pakistani laws, not the FCR. Articles 5 of the Constitution of Pakistan of 1956 states that all citizens are equal before law, and under Article 7 enjoy equal protection of the Constitution. Dosso's relatives also challenged the relevant provisions of FCR, considering them against the Article 5 and 7 of the Constitution. ठीक हो गया। सुप्रीम हाई कोर्ट ने बिल्कुल ये कहा कि ये जो है ये खिलाफ है, ये बिल्कुल जो है वो उसके खिलाफ है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इसका जो एफसीआर है सेक्शन 11 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और जो 200 है उसको पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 के तहत ही जो है वो डील करना चाहिए। ये हाई कोर्ट का फैसला था। आगे जजमेंट देखें क्या आती है जी। सर एक बंदे ने जब मर्डर किया तो सर उसे हाई कोर्ट कैसे इतना लाइट ले सकती है, मतलब एफसीआर के अकॉर्डिंग? एफसीआर के अकॉर्डिंग तो उसे मिल गई ना, सजा मिल गई, तो ये हाई कोर्ट उसे कैसे छोड़? मैं सर कह रहा हूँ कि जब उस बंदे ने कत्ल किया हुआ था तो सर एफसीआर ने तो उसे सजा दे दी एफसीआर के अकॉर्डिंग, और हाई कोर्ट में जब ये केस गया है हाई कोर्ट आपको क्या सजा तो जिरगे ने दी ना, सजाए मौत। जी सर, हाँ जी। तो हाई कोर्ट में जब ये उन्होंने चैलेंज किया तो हाई कोर्ट ने इसको उसके फैसले को कलअदम दे दिया। तो किस तरह हो सकता है कि हाई कोर्ट एक बंदा जिसने मर्डर किया है उसको सजा कैसे नहीं मिल सकती? आपको बात नहीं समझ आई ना? हाँ, आपको बात नहीं समझ आई, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। हाई कोर्ट ने जो है वो उसको खत्म नहीं किया, हाई कोर्ट ने उसको खत्म नहीं किया। उसका पॉइंट ये था कि मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ, मुझे पाकिस्तानी लॉज के मुताबिक ट्रीट किया जाए। फाटा के अंदर एक कानून है एफसीआर, फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन 1901, जो कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो मुल्क का जो कानून होता है कोई भी, वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड जो है ना मुल्क का, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, और कोई भी कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होता है वो नल एंड वाइड होता है। तो यहाँ पर भी उसने यही कहा कि मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ, तो मुझे पाकिस्तानी शहरी के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 के तहत ट्रीट किया जाए। और अब उसमें वो ये नहीं कह रहा कि मुझे सजाए मौत ना दी जाए, या वो ये कह रहा है कि मुझे एफसीआर जिरगे के तहत मेरे साथ ट्रीटमेंट ना किया जाए, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत ट्रीट किया जाए, और पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत जो अदालतें बनी हुई हैं उसमें मेरा केस की लगाया जाए, और फिर एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए मेरे साथ इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ जो है वो किया जाए। अब आपको बात समझ आई है? जी सर। आगे कोई और बताए जरा ये बात जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ी जरूरी बात है, ये मैंने शुरू में भी बताई थी और 3-4 दफा मैं रिपीट कर चुका हूँ। यार जरा इसको रिपीट करें बात सर। इसका मैं बताऊं सर? कोई भी बता दो जी, यार आप हो तो आप बता दो। सर उर्दू में बता दूं या वहीं से पढ़ूं? नहीं, उर्दू में सारा बताओ ना, मेन जिस्ट क्या है इसकी। सर ये 1956 के 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है उसको सजा नहीं दी गई थी। एफसीआर 1901 जो कि क्राइम्स से रिलेटेड जो एक लॉ था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट था, तो इस वजह से जो लाहौर हाई कोर्ट थी उसने उस फैसले को डिक्लाइन किया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि उसकी
मतलब उन्होंने उसको उसके मर्डर को नेग्लेक्ट किया, जस्ट उस एफसीआर के डिसीजन को उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था क्योंकि वो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं था। यार जी बेटा, समझ आइए बाकियों को। सर एक और है कि ये जो अपील उसने हाई कोर्ट में की थी, ये इसीलिए की थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर था कि ज़ाहिर आपने बताया था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स को देखती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो रहा है तो उसने अपील उधर की। अदरवाइज वो केस की हियरिंग तो ये जो पब्लिक की थी वो नीचे क्रिमिनल कोर्ट्स में चल सकती थी। नहीं नहीं बेटा, जिरगा सिस्टम, यू डोंट अंडरस्टैंड। जिरगा जिरगा क्या होता सर है? जिरगा तो मुझे समझ आ गई है, लेकिन जिरगा मैं कह तो रहा हूँ अपील जो हाई लीगल कोर्ट में हैसियत उसने नहीं है। की। अपील कॉन्स्टिट्यूशन की थी, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, दे आर कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द पीपल। लेकिन सर जो अपील हो गई अब, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर प्रोसीडिंग होती उस केस की तो वो क्रिमिनल कोर्ट को भेजती केस है या हाँ, खुद वो केस की हियरिंग नहीं करती? नहीं, क्रिमिनल कोर्ट को, जो मुतलका पेशावर बलूचिस्तान की क्रिमिनल कोर्ट थी, वहां पर केस जाता, वहां पर जी। इसका केस पूरा प्लीड होता, वो एविडेंस देते, प्रोसिक्यूशन भी एविडेंस देती, डिफेंस भी एविडेंस देती, और फिर फैसला। लेकिन चूंकि सर मार्शल लॉ लग गया था इसलिए उन्होंने भेजा, नहीं तो वो उधर ही खत्म जब हो गया। मार्शल लॉ लग गया तो इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो गया, जी सर। और कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं तो फिर मुतरादा उसके खिलाफ होने वाली क्या बात है किसी भी कानून की? कॉन्स्टिट्यूशन तो सस्पेंड कर दिया सिकंदर मिर्जा ने। जी, समझ आ गई सबको? क्लियर हो गया बेटा पॉइंट? जी सर। सर हमेशा ही ऐसा होता है, जब भी मार्शल लॉ आएगा तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सस्पेंड हो जाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो फौजियों की कोई मुल्की सियासत में तो रोल कोई नहीं है। जब तो जब सर वो मार्शल लॉ आएगा तब तक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो सर फिर वो कोर्ट्स किस तहत चलते हैं, मतलब किसके जरिए चलते हैं? इतने क्या कह केसेस रहे हो? होते हैं वो पेंडिंग पे रहते हैं? कौन से केसेस? सर इतने केसेस होते हैं ना कोर्ट्स में, हाई कोर्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट में। क्या कह रहे हो? मुझे आपकी बात नहीं सही समझ आ रही। सर जब कॉन्स्टिट्यूशन जो सर प्रोमलगेट हो गया है तो फिर सर उनके फैसले किस बना पे होते हैं? जी सर यही मैं बेटा कह रहा हूँ। बेटा वो उसमें तो किसके फैसले कौन से होते हैं? वो आर्जी तौर पे तो थोड़ा सा नया कानून ले आते हैं ना, पीसीओ जैसे। वो ले आया था प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। जी ठीक है सर। इसमें भी अगर आप देखें तो जो सा कानून आया था, आप इसको देखें जो आया कानून, वो कौन सा कानून है? कॉन्टिन्यूएंस ऑर्डर। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड करते हैं, बाकी सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे ही ये देखें, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी और लॉज कॉन्टिन्यूएंस इन फोर्स ऑर्डर 1958, इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की हद तक सस्पेंड कर दिया, और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चलता रहेगा। ठीक है? यानी सर जरूरत के तहत जितना चाहिए वो ले लेंगे उस कॉन्स्टिट्यूशन से ही, और कुछ ऐड कर देंगे अंदर। ऐड कर देंगे, इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, नजरिया जरूरत। जी हाँ जी, अब हियरिंग इन द हाई कोर्ट ये पढ़ लिया? जी सर, अब जजमेंट पढ़नी है। जजमेंट। High Court decided the case in favor of Dosso and declared that FCR is against the 1956 Constitution. The Constitution of Pakistan ensures the equality and protection of citizens and declared the proceedings of Loya Jirga as null and void. Legal Next. effects of the judgment. The effect of Lahore High Court's decision was that after declaring FCR against the Constitution and proceedings of Loya Jirga as null and void, the cases which were decided since the promulgation of new Constitution of 1956 were in question. It was said that if conviction of Loya Jirga in Dosso case is declared null and void, then what about the previous convictions of Loya Jirga after promulgation of Constitution in 1956?
ठीक हो गया। उन्होंने कहा कि अगर लोया जिरगा इसके फैसले को, अगर हम, ये लीगल इफेक्ट्स हैं उस फैसले के, कि अगर हम लोया जिरगा के फैसले, इस फैसले को नल एंड वाइट कर देंगे तो लोया जिरगा के और जो फैसले उसने किए हुए हैं उनका क्या स्टेटस होगा। समझ आई? ये वो बुनियाद थी जिसकी बुनियाद के ऊपर अपील फाइल हुई। दोबारा पढ़ लें इस पॉइंट को ताकि आपको पता चले अपील किस पॉइंट पे हुई। The effects of Lahore High Court's decision was that after declaring FCR against the Constitution and proceedings of Loya Jirga as null and void, the cases which were decided since the promulgation of new Constitution of 1956 were in question. It was said that if conviction of Loya Jirga in Doso cases declared null and void, then what about the previous convictions of Loya Jirga after promulgation of Constitution in 1956? ठीक हो गया। किस बुनियाद पर अपील हुई? इन्होंने कहा कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, प्रोमलगेशन हो गई, लेकिन व्हाट अबाउट द प्रीवियस कन्विक्शंस ऑफ द लोया जिरगा आफ्टर द प्रोमलगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950 से, क्योंकि सिर्फ जिरगे ने सिर्फ 200 का तो फैसला नहीं किया था, जिरगे ने तो और कितने लोगों का फैसला करता है। तो क्या उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 200 को डिस्कस करेंगे, ये इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने अपील की है सुप्रीम कोर्ट में, फेडरल गवर्नमेंट में। तो फिर हमें बाकी जितने फैसले हैं लोया जिरगा के वो सारे के सारे जो हैं वो नल एंड वाइट के बाद देने चाहिए। आगे सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर गया तो फिर क्या हुआ? Federal Government of Pakistan appealed against the decision of Lahore High Court in the Supreme Court of Pakistan, and Supreme Court set the hearing date for the case on 13th October 1958. On 7th October 1958, a harsh change came in the political history of Pakistan. President Iskandar Mirza imposed first martial law of the country and made Commander-in-Chief of Pakistan Army General Ayub Khan as Chief Martial Law Administrator. All of the government machinery. डेट्स जरा देख लें कि डेट्स क्या हैं। किस तारीख को 13 अक्टूबर को केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, और 7 अक्टूबर को मार्शल लग गया। 13 अक्टूबर यानी को सर हाई कोर्ट ने फिर जो जजमेंट दी वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही दी, लेकिन उसके बाद सस्पेंड हुआ ना, बाद कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो गया, और 7 अक्टूबर को कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हुआ, और 13 अक्टूबर को जो है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री पाकिस्तान की चेंज होगी। जी। On 7th October 1958, a harsh change came in the political history of Pakistan. President Iskandar Mirza imposed first martial law of the country and made Commander-in-Chief of Pakistan Army General Ayub Khan as Chief Martial Law Administrator. All of the government machinery, legislatures, central and provincial, were dissolved. After 3 days of martial law, an order named Law's Continuance in Force Order 1958 was issued by CMLA Ayub Khan. This order was new legal order which replaced the old legal order, that is the Constitution of Pakistan 1956. The legal order validated all the laws other than Constitution of 1956 and restored the jurisdiction of all courts. ठीक हो गया। After the 3 days of martial law के 3 दिन गुजरने के बाद an order named Laws Order 1958 एक आया, 1958 जो है वो आया, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है उसको सस्पेंड कर दिया, लेकिन और जितने मामला थे, जितने लीगल ऑर्डर्स थे, उन सबको वैलिडेट किया। The legal order validated all the laws other than the Constitution of 1956 and restored the jurisdiction of all the courts. तो जिस तमाम वो कानून जो है वो को वैलिडेट किया स्वाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की जगह पर उसने कौन सा कानून ले आए? वो ऑर्डर 1958 कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑर्डर नेम्ड लॉज ऑर्डर 1958। समझ आ गया बेटा? सर ये जो लॉ होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट है, यानी लॉ वो है जो इनेक्टमेंट होता है, स्टैट्यूट जो लेजिस्लेटिव असेंबली पास। आपको पहले बात आप समझ ले, मैं आपको बताता हूँ। आपको ये समझ आ गई ये बात कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 को सस्पेंड कर दिया और ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन तो वो के तहत तो मुल्क चलते हैं, तो जब मार्शल लॉ लग गया तो मुल्क किस कानून के तहत चला? 1958 में 7 अक्टूबर। तो उस टाइम फिर जो कानून, जिस कानून ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 को रिप्लेस किया,
उसका नाम था लॉज ऑर्डर 1958, जिसने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया और बाकी जितने भी लॉज थे उन सब को वैलिडेट किया और जुरिस्डिक्शन जितनी भी कोर्ट्स थी उसकी बहाल कर दी। क्लियर हो गया? जी सर। जी बेटा, आप पूछे सवाल सर क्या पूछ। मेरा क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में डिफरेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन तो ये है ना जो आपने कंपाइल फॉर्म में रख लिया और वो आपकी ऑब्लिगेशन एंड राइट से डिसाइड करेगा और जितने भी ऑर्गन्स ऑफ स्टेट है उनकी फंक्शनिंग को डिफाइन करेगा, उनकी जुरिस्डिक्शन को डिफाइन करेगा। लेकिन जो लॉ है, क्या वो ये नहीं है कि वो स्टैचूट जो लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को भी इनेक्टमेंट। तो बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन को भी तो लेजिस्लेटिव असेंबली ही पास करती है। जी लेकिन सर वो कंपाइल फॉर्म में है, लेकिन लेटर ऑन जब किसी मामले पे जरूरत होती है तो वो जो बाद में स्टैचूट होते हैं और इनेक्टमेंट होती है छोटी छोटी, तो उसको कानून और आइन में कोई डिफरेंस है? नहीं नहीं बेटा, एक ही चीज, एक ही चीज। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान में सबसे ऊपर इस्लाम है, इस्लाम है। इस्लाम के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बनेगा और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत मुल्क के अंदर दूसरे कवानीन बनेंगे। अब मिसाल के तौर पर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे, पाकिस्तान पीनल कोड पढ़ेंगे, लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ेंगे, QSO पढ़ेंगे, जितने भी आप कानून पढ़ेंगे वो सब के सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ही हम पढ़ेंगे। अगर उसमें से कोई भी इन कानून का, कवानीन का कोई भी पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ होगा तो वो नल एंड वाइड होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का कोई भी पॉइंट इस्लाम के खिलाफ होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन नल एंड वाइड होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन अरे भी एक लेजिस्लेटिव बॉडी जो है वही पास करती है कॉन्स्टिट्यूशन। और अभी जो हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का है। सर तो जो वो ये जो जरूरत पड़ती, एक तो होता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करते हैं, यानी वक्त के लिहाज से जब चेंजिंग आती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही वो मेजोरिटी के साथ वो बिल पास करते हैं तो अमेंडमेंट होती है। लेकिन एक है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज दी ही नहीं गई, जैसे वो था ये जो बच्ची के साथ ज्यादती हुई थी और वो सजा कन्विक्शन का मामला था, तो वो एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, इनेक्टमेंट की जाती है, तो वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया है, उसकी वैल्यू क्या होती है? बेटा, हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये बताता है कि मुल्क कैसे चलना है। कॉन्स्टिट्यूशन जी क्या बताता है? कैसे चलना है सर, राइट एंड ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज को। क्या है, और उसके गवर्नमेंट के 3 इदारे हैं, उन्होंने आपस में काम कैसे करना है, एग्जेक्टिव, जुडिशरी और लेजिस्लेशन। ठीक हो गया, ये सारा ये बताता है। अब मुल्क में दूसरे कवानीन होते हैं जो लोगों के रवैयों को कंट्रोल करता है। अब वो लोगों के रवैये को कंट्रोल करने के लिए, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कानून बनता है जिसको कहते हैं पाकिस्तान पीनल कोड। जो पाकिस्तान पीनल कोड है वो सेपरेट कानून है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एक सेपरेट कानून है। वो जो बच्ची का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिस इमरान नामी शख्स को जो फांसी हुई और उसका जिक्र जो है वो उसमें था या नहीं था, तो वो पाकिस्तान पीनल कोड में उसका जिक्र होना चाहिए, जो कि एक सेपरेट कानून है जो क्राइम को डील करता है। उसका कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अंडरस्टैंड? जी सर। पाकिस्तान पीनल कोड है जो क्राइम को देखता है, उसके अंदर ये अडल्टरी और रेप के केसेस जो हैं वो उनकी सजाएं हैं। ये आपने 3rd ईयर में पढ़ना है, तो उसमें ऐसी कोई प्रोविजन नहीं थी, तो इसलिए वो ये बात कर। सर पाकिस्तान पीनल कोड या सिविल सर्विस ये जो है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा होते हैं कि ये अलग से एक क्राइम नहीं, को डील? ये अलहदा होता है, अलहदा कानून होता है। जी कॉन्स्टिट्यूशन में तो मैंने आपको बताया ना कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेशन को डिस्कस करते हैं मेनली। बाकी पाकिस्तान पीनल कोड एक कानून है, सिविल प्रोसीजर कोड एक कानून है, पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट एक कानून है। आपने तो कई स्टैचूज पढ़ने हैं, जो ऑलमोस्ट 50+ स्टैचूज पढ़ने हैं। लेकिन ये सारे जितने भी कवानीन होंगे ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही बनेंगे, इन लाइन विद कॉन्स्टिट्यूशन ये बनेंगे, इनके फार्मूलेशन होगी। इनका कोई भी पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा। अगर कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो वो नल एंड वाइड हो जाएगा।
सर हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन यानी इस्लाम के मुताबिक बनेगा और जितने दूसरे लाज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बनेगा। जी बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम के मुताबिक बनेगा और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फिर दूसरे लॉज बनेंगे। सर ये जो पाकिस्तान पीनल कोड है सर, इसका उन्होंने 1860 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये 1860 में बनी थी बेटा, और जब पाकिस्तान बना तो हमने 1860 में ही 1860 वाली पीपीसी 1947 में अडॉप्ट कर ली और अभी तक वही चल रही है विद माइनर चेंजेस। ओके सर। तो सर वो फिर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो नहीं ना हुआ? जब वो बना और पाकिस्तान ने उसको अडॉप्ट कर लिया तो वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो गया। अगर हम उसको अडॉप्ट ना करते, असेंबली से पास ना करते, तो वो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ना होता। वो कानून बना, उस कानून को असेंबली में पेश किया और पाकिस्तान की जो असेंबली थी, पार्लियामेंट है, उसने उसको अडॉप्ट कर लिया और वो पाकिस्तान पीनल कोड हो गया। इंडियन पीनल कोड था वो, और वो फिर पाकिस्तान पीनल कोड हो गया। तो कुछ चेंजिंग भी हुई होगी? ऑब्वियसली चेंजिंग थोड़ी बहुत ही होती है, लेकिन मेजर जो है वो स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। जी सर पढ़ूं आगे? ये अगर कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का तो पढ़ ले। जी बेटा। Impacts of martial law on the case. Martial law impacted the case significantly and raised some technical points that if Supreme Court maintains the decision of Lahore High Court, it meant that constitution was still in force because the Lahore High Court decided the case under Article 5 and 7 of the Constitution of Pakistan 1956. Also, if the constitution was still in force, then what will be the status of martial law regulations and laws, Order 1958, as it also challenged the martial law administration? जी बेटा, क्या कौन बताएगा इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है? कौन बताएगा इस पैराग्राफ में क्या? सर इसमें बताया कि अगर 1956 के अकॉर्डिंग अगर केस को रिजॉल्व किया जाता है तो वो तो अगेंस्ट जाएगा मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन के, और प्लस वो जो उन्होंने जो इन्फोर्स करवाया अपना मार्शल लॉ रेगुलेशंस एंड लॉज। तो फिर ऐसा नहीं होगा। समझ आ गई बेटा? मैं कहा अगर हमने फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान तो इन्फोर्स है ही नहीं, और अगर वो फैसला करेंगे तो फिर मार्शल लॉ रेगुलेशन का स्टेटस क्या होगा? अंडरस्टैंड? जी, जजमेंट क्या आई? The Supreme Court, after restoration, decided the case against the decision of Lahore High Court, with sole dissenting note by Justice Cornelius. Supreme सिर्फ Court जस्टिस bench. कॉर्नेलियस जो थे, जस्टिस कॉर्नेलियस जो हैं, जो क्रिश्चियन जज थे, उन्होंने कहा कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को आप सस्पेंड नहीं कर सकते। रियासत का आइन जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और मुल्क के जितने भी अदारे हैं वो सब आइन के ताबे हैं, और फौज जो है, जो आर्मी चीफ है, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही काम करना चाहिए और सरहदों पर करना चाहिए। लेकिन जो दूसरे 3 जजेस थे उन्होंने कहा कि नहीं, ठीक है, जो बूटों वाली सरकार है वो सब कुछ ठीक कर रही है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो जो बेंच था उसको हेड कर रहा था जस्टिस मुनीर। तो अब जब आप अब ये जो आपको आगे आप जब प्रैक्टिस करेंगे और लीगल स्टडीज करेंगे तो वहाँ पर आपको जस्टिस मुनीर का नाम अक्सर सुनने को मिलेगा, और लेकिन अच्छे अल्फाज में लोग जस्टिस मुनीर को याद नहीं करेंगे, क्योंकि जस्टिस मुनीर वो चीफ जस्टिस थे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट मार्शल लॉ को इंडोर्स किया, और पाकिस्तान के अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को पाकिस्तान की सियासत के अंदर इंट्रोड्यूस किया, और डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की नजरिया ज़रूरत की बुनियाद पर मार्शल लॉ का पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है वो रास्ता खोला, और उसके बाद फिर दो और मार्शल आर्ट्स उसी बुनियाद पर लग गए। इंडिया हमारे साथ ही है, आज़ाद हुआ उसमें अभी तक 47 से लेकर आज तक इंडिया के अंदर किसी भी किस्म का कोई मार्शल लॉ नहीं लगा, क्योंकि जो भी आपने अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड करना है तो आपको जुडिशरी
कि इसे वैलिडेशन कराना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान में जितने भी मार्शल लॉज लगे सबको जुडिशरी ने वैलिडेट किया, सिवाय 2007 की एमरजेंसी को, जिसको जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब थे उस टाइम, तो उन्होंने फुल कोर्ट बेंच ने एमरजेंसी जो मुशर्रफ ने इम्पोज की थी उसको नल एंड वाइड करार दिया था। जी और मुशर्रफ को भी तो सपोर्ट किया था, वो इफ्तिखार चौधरी नहीं थे जब वो उन्होंने मार्शल 1999 की में जो मुशर्रफ ने किया था उसको जी, सपोर्ट किया था, लेकिन और जब उसके उसने बाद 2007 में जब उसने एमरजेंसी लगाई तब उसको सपोर्ट नहीं किया जुडिशरी ने। जी बेटा नेक्स्ट। Supreme Court bench headed by Justice Munir based its decision on Hans Kelson's general theory of legal and law and state. The जी judgment legitimized the martial law of 1958 as a bloodless coup and a kind of peaceful revolution which was not resisted or opposed by the public, implied that public is satisfied with this change or revolution. So therefore this martial law is legit. According to the Supreme Court, laws a continuance in force order 1958 is the new legal order instead of Constitution of Pakistan 1956, which got abrogated, and the validity of a law is determined by this new legal order. Furthermore, it was held that the Constitution is abrogated, therefore FCR 1901 is in force according to the Laws Continuance in Force Order 1958, which validated the decision of Loya Jirga. ठीक हो गया। जब कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं तो फिर एफसीआर का जो कानून है डेट रिमेन इन फोर्स और उसके तहत जो सजा मिली वो बिल्कुल ठीक मिली। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? Doso case has a far-reaching effect on the political history of Pakistan. The recognition of martial law and with the reborn of Kelson's outdated theory, which afterwards was applied in many other cases in Pakistan as well as in the outer world. ठीक हो गया। नजरिया जरूरत की जो बुनियाद थी वो 200 केस से रखी और इसकी बुनियाद जो है वो जस्टिस मुनीर ने रखी। पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। Supreme Court's judgment in Doso case greatly impacted the politics in Pakistan and opened the doors for the future martial laws in the country. Legitimization of martial law given power to Ayub Khan, who used it to rule the country for next 10 to 11 years. Democratic process in the country was crippled, which had recently been on the road after the promulgation of first constitution in 1956 and made the country to run on the track of dictatorship. Military was encouraged by it for future interventions, which occurred 3 times afterwards. The decision also deprived country of its first constitution just after 2 years of its promulgation after the struggle of 9 long years. Abrogation of the 1956 constitution also disturbed the ties between East and West Pakistan, which were recently settled by establishing parity between both wings and incorporating both Urdu and Bengali as national language. The decision of the Supreme Court revalidated the British implied legacy of frontier crimes regulation, which was known as the Black Law, continued to be enforced in the tribal region till 2018. समझ आई बेटा कि ये जो काला कानून है, ब्लैक लॉ है, जो हमारे मुल्क में 2018 तक चला, ये फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन जो है, ये आखिरी लाइन पढ़े, द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रीवैलिडेटेड। अब देखें 56, 58 कहाँ और 2018 कहाँ। ये कानून जो हम एक कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया 1956 में 9 साल की मेहनत के बाद, और 1958 में 2 साल वो चला और 58 में आपने उस कानून को, कॉन्स्टिट्यूशन को नल एंड वाइड करार दे दिया। और कौन सा कानून आपने चलाया? फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन, जो विच वाज नोन एज ब्लैक लॉ एंड कंटिन्यू टू बी फोर्स इन द ट्राइबल रीजन टिल 2018। आपके पास ये मौका था कि 1958 में फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन को ख़त्म कर दें, लेकिन आपने इसको ख़त्म नहीं किया और उसको 2018 तक चलाया और 2018 में जाकर इसको ख़त्म किया। इससे आप लेजिस्लेटिव जो बॉडीज़ हैं, एग्जेक्टिव बॉडीज़ हैं, उनकी इंटेंशन देख लें कि कानून जो 58 में ख़त्म हो सकता था और उसको कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किया जा सकता था, उसको अपने हाल पर छोड़ दिया और 2018 तक वो कानून चला। देख लें जी। Independence of judiciary. The decision of the Supreme Court of Pakistan was a serious blow to the independence of judiciary, and judiciary was bound to render its services under new legal order.
The decision also deprived the courts to hear appeals against the action of government. The judiciary once again bowed down in front of executive in this case, and concept of separation of powers further diminished. जी बेटा, ठीक हो गया। अब बता दें मुझे इसमें कोई मजीद कोई बात है, एक दफ़ा इसको आप पढ़ लें सारे, कोई बात है तो मेरे से डिस्कस कर लें। समझ आ गई है? मतलब ये कौमों के ज़िंदगियों में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि अगर आप उस टाइम पर डिसीजन ले लें तो सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। जैसे इस केस के अंदर भी, इस सिनेरियो में भी, अगर 1958 में वो कानून को ख़त्म कर देते और जिरगा सिस्टम ख़त्म हो जाता है और सारा एरिया जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत आ जाता है वो ट्राइबल एरिया, तो फिर सिचुएशन डिफरेंट होती है। सरहद को नाम हमने 18वीं अमेंडमेंट में दिया जाके बेटा, सरहद तो कोई नाम ही ना होता खैबर पख्तूनख्वा का। और ट्राइबल एरिया जो है वो फिर जम नहीं किया, वो अब जम हुआ है जाके फाटा वाला ट्राइबल एरिया, बन्नू वगैरह ये, और वो जो भी फाटा एरिया है वो अब रिसेंटली मेरे ख्याल साल 2 साल पहले जो है वो जम हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में। तो इधर से लोगों की इंटेंशन का पता चल जाता है। जी